नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम शुभारंभ कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का दिखाई दे सकता है, लाल पेन का जो लिखा हुआ है थोड़ा सा हल्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इस साल आपको ये दो किताबें पढ़नी है, एक तो है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो है आपको पढ़ना होता है कि भाई जस्टिस क्या होता है, आपको पढ़ना होता है कि भाई कानून क्या है, फेडरलिज्म क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना आपको पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। और यहाँ आपको पढ़ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट है, जस्ट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी आप इसका दोनों टाइप के डिविजन्स यहाँ पर देखेंगे। फेडरल डिवीज़न को भी समझेंगे आप, इसके फेडरल का वर्टिकल डिवीज़न और हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, यानी दोनों टाइप के डिविजन्स को आप यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाली बुक अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इसी बुक पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको इस साल पढ़ना है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक के अंदर हम इसको पहले लेंगे। ये बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका आपका इंटरेस्ट बनेगा इस बुक को पढ़ने पर, इसलिए मैं देख रहा हूं कि ऐसी बुक को पहले ले लिया जाए। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। भाई सारी की सारी जो बात है अपनी, जो चाहे प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, वो सब कुछ किस पर टिके हुए जी? कॉन्स्टिट्यूशन पर टिके हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या और कैसे, इस पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत आराम से 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी कक्षाओं के लिए। तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ों को यहाँ पर समझना है। आप सोच सकते हो कि भाई हमने 10th तक भी तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो दोबारा हमने पढ़कर कौन सा तीर मार लेंगे? हमने पॉलिटिकल साइंस केवल यही पढ़ने के लिए थोड़ी लिया था। लेकिन यहाँ आपकी समझ पहले से ज़्यादा डेवलप्ड होगी, पहले से ज़्यादा विकसित होगी। फिर हम पढ़ेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्राण है ना, वो यही है, राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने हमें जो इंडियन पीपल्स है उनको कुछ राइट्स देता है। उन राइट्स के बारे में, उन ड्यूटीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। इंडिया के अंदर होने वाले इलेक्शन के क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हर चीज़ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाकर उस पर बातचीत करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया? जैसा कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई होगा कि दो टाइप के आपके डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है और एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंटल सिस्टम। प्रेसिडेंट सिस्टम जो है वो तो है ही, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है और एक आपके इनडायरेक्ट सिस्टम होता है। तो हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, हमें क्यों नीड है इसकी। फिर हम आगे आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे, मैंने पहले तीन चीजों के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इनको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके यहां पर हम अध्ययन करेंगे और वही चीज क्वेश्चन मार्क लगाकर एक एक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बेसिक चीज है वो समझेंगे, फेडरलिज्म। आपको जानकर आश्चर्य हो गया, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट इस फेडरलिज्म में भी इंडिया ने यूनिटरी सिस्टम जैसा चीजें लागू कर रखी है। उन सभी चीजों के बारे में हम, वो जब चैप्टर आएगा तब डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट, देखिए, स्टार्ट के अंदर तो पावर जो है वो केवल सेंटर के हाथ में थी, फिर वो पावर स्टेट के पास, मतलब पावर को सेंटर और स्टेट में बांट रखा था। लेकिन स्टेट से जब ये पावर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में गई तो ये कहलाया पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आई है, तो लोकल गवर्नमेंट्स को पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कैसे होते हैं, उनके इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, कौन सा इलेक्शन कमीशंस इनके इलेक्शन करवाता है, कैसे इलेक्शन सिंबल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। बच्चों, फिर अपना जो अगला चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये क्या रीजन है कि ऐसा क्यों है? बाकी सबको ये क्या वास्तव में सांस लेता है, इसके हाथ पांव है क्या? जी ऐसा नहीं है। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़ी पावर है अमेंडमेंट की। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। जैसा चाचा चौधरी का दिमाग चलता था ना, वैसा इनका दिमाग भी कंप्यूटर से तेज चलता था। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को ऐसे डिजाइन किया है, इस तरीके से इसको बनाया है कि इसके अंदर कभी भी कोई भी चेंज इजीली किए जा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे फिलोसॉफी क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया है। तो कुल मिला के इस पूरी बुक में 10 चैप्टर हमने पढ़ने हैं और 10 के 10 चैप्टर हमें लेकर चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा और नजदीक। चलिए अब श्री गणेश करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे, इन दोनों बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन लेते हैं, शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं इन चीजों का। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है 11th क्लास में। 10वीं कक्षा के एक भयंकर पहाड़ को तोड़ते हुए आप शूरमाओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है 11वीं कक्षा की इस पहली पॉलिटिकल क्लास में, जहां पर आपने सब्जेक्ट चूज करके इस सब्जेक्ट को लिया है। तो सुस्वागतम, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। देखिए अब इस साल जब आपने अपने मन से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का भयंकर खतरनाक वाला डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन को लेने के बाद आपको इसकी हकीकत पता चली कि भाई साहब पिछले साल तो केवल 5 किताबों में से एक छोटी सी 5 चैप्टर वाली किताब लगा करती थी, लेकिन इस साल तो मच गया तहलका और हमें मिल गई एक पॉलिटिकल साइंस की भी 2 किताबें। अरे वाह, बस्ते का भार तो बहुत भारी कर दिया इसने। इन 2 किताबें पढ़ते ही आपने तो यही सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि भैया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, अपने को चुनाव के बारे में बात करनी है, अपने को पीएम के बारे में बात करनी है, अपने को गवर्नमेंट के बारे में बात करनी है, अपने को प्रेसिडेंट के बारे में बात करनी है। हम तो यही समझते आ रहे थे कि इतनी चीजें पढ़नी होगी, लेकिन इन सब का भार संभाल रखा है हमारे बाहुबली ने। और ये देखो, ये है हमारे बाहुबली, यानी हमारा प्यारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस ब्ला ब्ला सभी चीजों को, चुनाव को, पीएम को, सरकार को, राष्ट्रपति को, इन सब को समझने से पहले हमें जिस बेसिक चीज पर बात करनी है वो बेसिक चीज है हमारा भैया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। जी हाँ, तो हम हमारे संविधान के बारे में क्या करेंगे जी, बातचीत करेंगे। तो आइए सज्जनों, in this chapter we will discuss about what a constitution means। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे what a constitution does to this society। सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे the how constitutions got the accolations of the power in society and what was the way in which the constitution of India was made। कौन कौन से ऐसे रीजन रहे जिनके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आखिर जरूरत क्यों है। ये आपकी छोटी सी खोपड़ी में बड़ा सा सवाल कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, What are its function, इसके functions क्या है, and what perform for a society, ये सोसाइटी के लिए कैसे और क्या परफॉर्मेंस अपनी देता है, क्या इसकी महत्वता है, इन सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए पहले आंसर पर बात करते हैं। तो पहला आंसर आ चुका है। पहला आंसर यह है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ कोऑर्डिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और एश्योरेंस हमें आपस में मिलाता है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। इस चीज को हम समझते हैं। अब देखो कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है उसको समझते हैं। आप एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है
उस लार्ज ग्रुप में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं। वहां पर अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सभी लोगों के टेस्ट भी अलग अलग है। किसी को कचौड़ी पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को दही बड़े पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को फलाना पसंद है। हर चीजों के, लोगों के खाने के भी अलग अलग चीजें, पहनने में लोग अलग अलग, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जिनकी चॉइस भाई साहब भयंकर डिफरेंट है। उसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज इन सभी लोगों के अंदर है। तो इन सभी लोगों को इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद एक देश में अगर हमें रखना है, एक सोसाइटी में रखना है, एक साथ रखना है, तो वी विल नीड्स सम बेसिक रूल्स। हमें क्या जरूरत होगी बेटा? कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होगी, कुछ ऐसे नियमों की जरूरत होगी जिन नियमों से हम इस सोसाइटी को क्या कर सके जी? कंट्रोल कर सके। हम इन्हें क्या कर सके? हम इन्हें कंट्रोल कर सके, ठीक है, ताकि ये क्या ना करे, किसी भी प्रकार की कोई फजीता ना करे। इनको कंट्रोल रखना जरूरी है। ये रूल्स ऐसे हो जो इन पर बर्डन ना हो, इन रूल्स पर सब लोग मिलकर राजी हुए हो, सब लोग इस पर हामी भरते हो, तो ये बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। और जो इन रूल्स को नहीं मानता उन्हें मिलती है पनिशमेंट, उन्हें मिलती है पनिशमेंट। मुर्गा बना के खड़ा नहीं करते, जैसे तुम्हें कर दिया करते थे स्कूलों में, है ना। सर पुरानी यादें ताजा मत करो, आज भी हमें हमारे प्रिंसिपल सर के उस पिछवाड़े पर मारे हुए बैत याद है। अरे शांत रहो बच्चों, ऐसे ही चलता है। तो बेसिक रूल्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है। और ये बेसिक रूल्स क्या करता है जी? ये बेसिक रूल्स हम सब में एक साथ रहने की, एक साथ उठने की, एक साथ बैठने की, यानी कि कोऑर्डिनेशन की भावना को जन्म देते हैं। समझे मेरे बेटा? तो हम क्या बात की हमने, हम इस डिस्कशन पर पहुंचे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among member of society। एक सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए हमें बेसिक रूल्स की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशन में यही बेसिक रूल्स हमें दे रखे हैं। तो बच्चों, क्या आपको पहली बात समझ में आ गई? और अगर आ गई है तो जल्दी से अपना हाथ उठाओ और उठाकर साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं। तो जल्दी से अब नोट्स बनाओ और नोट्स बनाकर अपनी कॉपी चेक करवाओ, ठीक है जी। समझ में आ गई ना बात? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो ये पहला रूल था। इसे आप अपने क्लास पर भी लगा कर देख सकते हो, है ना। क्लास के अंदर अगर टीचर ना हो तो आप कितने मज़े लेते हो, कितने आनंद लेते हो, कितने आप तरी लेते हो, है ना। तो वो सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो यहाँ पर भी संभव है। तो हमें भी जिस प्रकार कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पर भी कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। तो भैया ये था हमारा आज का लेक्चर 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप भी अपने घर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं, और वो अगर थोड़ी बहुत जिद करे तो अपने मन को मान लिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।